नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे बड़ा बात हमारे संप्रभुता पर एक छोटा सा कैराना हमले का था, जब हमारे देश के पश्चिमी छोर जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 धमाके हुए। शाम तक सीसीटीवी की फुटेज आई, समाचार चैनलों का अपना अपना ओपिनियन आया। हालांकि ये कोई सरकारी बयान नहीं है, ना ही वायुसेना के तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया गया है, लेकिन समाचार चैनलों के हिसाब से ये ड्रोन हमला हुआ है। मैं समाचार के प्रेजेंटेशन से हमेशा दुखी रहता हूँ। पता ना हमारे समाचार वाले कब सुधरेंगे। उन्होंने ड्रोन और ड्रोन के कार्यप्रणाली पर इतना ज़्यादा विस्तृत चर्चा कर दिया कि 5वीं में पढ़ने वाला लड़का भी जिसके पास मोबाइल हो वो ड्रोन का खेल समझ सकता है। एक समाचार चैनल पर तो वो साइट का नाम भी बताया गया जहाँ से ड्रोन किराए पर लिया जा सकता है और हमला किया जा सकता है। समाचार वाले पता ना समाचार दिखाना चाहते हैं या समाचार के माध्यम से देश को भड़काना चाहते हैं, देश विरोधी लोगों को समझाना चाहते हैं, ये तो समाचार वाले बताए। लेकिन मैं उनके इस तरह की गतिविधियों और इस तरह की बेलगाम रिपोर्टिंग का हमेशा से विरोधी रहा हूँ। चाहे वो गुजरात दंगे के दौरान एक पत्रकार को ये बताना है कि यहाँ पर पुलिस है और ये जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, बहुत सारे हिंदू लोग छुपे हुए हैं, जैसे रिपोर्टिंग को भी मैं गलत मानता हूँ। खैर, मीडिया जब तक स्वयं में नियंत्रण और क्या दिखाना है कि सोच डेवलप नहीं करती है, तब तक तो हम सिर्फ कोस सकते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकते। नहीं तो कहा जाएगा कि स्वतंत्रता का हनन। स्वतंत्रता के हनन से संबंधित आज का मेरा वाक्य है। मित्रों, 21 मार्च 1952 को भारत सरकार ने एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 लॉन्च किया। उसी के तहत हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है, जिसको हम सेंसर बोर्ड कहते हैं। उसका काम था कि फिल्मों को मॉनिटर करे, देखे कि इसमें कोई ऐसा सीन, ऐसा चीज़, ऐसा कंटेंट तो नहीं है ना जिससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, किसी जाति विशेष पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, किसी देश विशेष के साथ संबंध खराब होने का खतरा हो, वगैरह वगैरह। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिल्म प्रमाण बोर्ड या जो भारतीय सेंसर बोर्ड है वो क्या देखती है। मैं फिल्मों को 2-4 फिल्मों का नाम रख रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप जान लीजिएगा। एक फिल्म है फायर, शबाना आजमी ने उस फिल्म में काम किया है और दीपा दासगुप्ता ने किया था। अब फायर में हमारे भारत के महिलाओं का लेस्बियन सेक्स दिखाया गया है। पता न वो कौन से समाज का अंग है और कौन से समाज में इसको मान्यता मिला हुआ है। हमारे यहाँ तो ये कुकर्म के श्रेणी में आता है, इस पर बात करना पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कर गया। अमिताभ बच्चन और जॉन इब्राहिम का दोस्ताना भी पिक्चर में पास हो सकता है। माता सीता के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल, वेश्याओं को, हमारे देवी देवताओं का नाम और जितने बुरे चरित्र हैं वो धर्म और जाति विशेष का नाम, ये सब पास हो सकता है। तो फिल्म प्रमाण बोर्ड किस लिए है समझ नहीं पा रहा हूँ। ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम हम अफसोस तो नहीं ना करेंगे कि यार एक फिल्म प्रमाण बोर्ड भी है, खुलेआम धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। वही फिल्म प्रमाण बोर्ड कभी अल्लाह को, खुदा को हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई फिल्म वाला को पता है, कोई तुरंत गर्दन कलम हो जाता है, फतवा जारी हो जाता है दुनिया भर से। लेकिन देवी देवताओं को गाली दीजिए क्योंकि ये हम हिंदू नपुंसक लोग हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें आपस में जाति, धर्म और अपने मजबूरी में इतना बांटा गया है कि हमको ये सोचने का ख्याल नहीं है कि हमारे आराध्य देवों का इसमें अपमान हुआ है। आज विषय वो नहीं है। विषय ये है कि अब आज जबकि सिनेमा से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज हो रही हैं और
उस पर कोई फिल्म सेंसर बोर्ड का कोई दखल नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या सेंसर बोर्ड का कोई महत्व रह जाता है? क्योंकि आप सरेआम टीवी पर ब्लू फिल्में रिलीज कर सकते हैं, पॉर्न फिल्में डाल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। खैर, ये तो उसके दर्शक अलग हैं, उसका वर्ग अलग है, उसके देखने वाले अलग हैं। लेकिन जो सामान्यतः पिक्चर देखा जा सकता है, सीरियल देखा जाता है, वेब सीरीज देखा जा सकता है, उसमें 2-3 चीज़ें ही होती है पिक्चर में, और कुछ नहीं होता। एक तो बड़ी फुहड़पन होती है, बड़ी गंदी गंदी और वाहियात ऐसी गालियाँ होती हैं जो सड़क छाप लोग भी देना पसंद नहीं करते सार्वजनिक मंचों पर। ऐसी फिल्मों में दी जा रही है बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा। मैं नाम रख रहा हूँ, असल में मैं पूर्वांचल का आदमी, भोजपुरी बोलने वाला हूँ। मनोज बाजपेयी का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि वो पूर्वांचल का है और मेरा वाला ही भोजपुरी बोलते हैं। वो जहाँ के रहने वाले हैं, बेतिया पश्चिम चंपारण का, वो वाला भोजपुरी और मेरा वाला भोजपुरी बराबर ही है। मतलब टोन, तो कंटेंट भी एक ही है, बलिया का भोजपुरी और जबकि बलिया और छपरा के भोजपुरी में अलग है, लेकिन जो उनका वाला इलाका है वो भोजपुरी और हमारा भोजपुरी बिल्कुल एक ही भोजपुरी है। वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बलिया वाला बोल रहा है, और मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा ऐसा। इस वजह से मनोज बाजपेयी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, थोड़ा उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके काम को देखना पसंद करते हैं। कलाकार तो वो दर्जे के हैं ही। अगर वो भोजपुरी ना होकर बंगाली भी होते तो हम मिथुन चक्रवर्ती को पसंद नहीं करते, बिहारी भी होते तो हम शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद नहीं करते, मद्रासी भी होते तो हम रजनीकांत और कमल हासन, कमल हासन जैसे बेलूरे आदमी को हम पसंद करते हैं ना, तो भारतीय। लेकिन मनोज बाजपेयी चूँकि भोजपुरी आया तो ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना भाई है। मनोज बाजपेयी का एक विज्ञापन समाचार चैनलों पर और टीवियों पर देखा करता था, फैमिली मैन। तो मैं समझा कि ये फैमिली शो होगा। तो हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ वो बच्चों ने टीवी पर जितने तरह के प्लेटफार्म OTT प्लेटफार्म वो सबको खरीद लिया है, सबका पैसा पे किया है, वो सब सिनेमा में देखते रहते हैं। मैं उन पर बहुत ज़्यादा, मेरा तो बड़ा छोटा टीवी देखिए आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसमें छोटा सा केबल लगा हुआ है, ये इंटरनेट वाला नहीं है, ये आपके सामने देखिए, ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं इसी पर अपना समाचार देख लेता हूँ, मुझे और कोई ज़रूरत नहीं होती। कभी कोई फिल्म में आ गया तो 15-20 मिनट आधा घंटा देखता हूँ, इतना समय भी नहीं कि मैं 3 घंटा पिक्चर देखूँ। कोरोना काल में घर में खाली बैठे हैं तब भी लगातार 3 घंटे एक जगह बैठने का क्षमता नहीं है। पहले था, जिस वक्त पढ़ाई करके भविष्य बनाने का समय था, उस वक्त हमारे पास 3 घंटा पिक्चर देखने का समय था। हमने पिक्चर देखा है, हम तो लगातार 3 से 6, 6 से 9 से 12 देखे हैं। वो एक समय था, एक मूर्खता थी। अब फ्री में टीवी है, फ्री में सिनेमा है, और फ्री का समय कोरोना काल में कहीं आने जाने का नहीं है, तब भी 3 घंटा बैठा नहीं जाता कि देख लें, बर्दाश्त ही नहीं होता। उसी अगर हम 15 मिनट भी रहते हैं तो 16 चैनल लगा चुके होते हैं, कहाँ क्या बढ़िया आ रहा है। तो वो है, तो इसलिए मैं अपने ऊपर वाले टीवी पर जाता ही नहीं। कभी कोई जरूरत पड़ गई, किसी ने बोला कि मैंने यूट्यूब पे बड़ा बढ़िया दे रहा हूँ राकेश, तो मोबाइल में देख लेते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। लेकिन मनोज बाजपेयी के लिए हम कहे कि भाई फैमिली शो है, फैमिली मैन है, तो देखते हैं। भाई साहब, मुझे आप जानकर मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि जब मैं देख रहा था तो मेरे साथ सिर्फ मेरी पत्नी बैठी थी। अमूमन जब मैं टेलीविज़न के सामने होता हूँ, चाहे अपने ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ या नीचे वाले फ्लोर पर हूँ, बच्चे मेरे साथ टीवी जो समाचार भी नहीं देखते। एक तो ये है कि उनके पास अपना टेलीविज़न है, अपना रूम है, अपना व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा से सबका अलग अलग रहने की व्यवस्था है, तो वो लोग अपने हाथ देखते हैं समाचार में। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और आजकल समाचार में भी इतनी गंदी और वाहियात चीज़ें समाचार में आती हैं कि वो झेपना पड़ता है। तो वो लोग ये समझते होंगे कि भाई पापा है तो मैं ना बैठा जाए। मेरी पत्नी है, वो तो उनको छूटी है, कभी यहाँ कभी वहाँ उछल कूद करती रहती हैं, क्योंकि वो उनका दावा है कि पूरा घर ही हमारा है, कोई तुम्हारे जैसे फिक्स मेरा जगह नहीं है। और उनका है भी, वो जहाँ मर्जी वो देखती है। उस वक्त तो हमारे साथ ही बैठी थी। मनोज बाजपेयी एक आतंकी को पकड़ता है, एक करेक्टर, और मनोज बाजपेयी को फ़ोन करता है। मनोज बाजपेयी का फ़ोन इग्नोर कर रहा है, बार बार फ़ोन कर भाई उठा लेता है, तो उसने जो गाली दी, ये बोला आप लिपसिंग आप समझ लीजिएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। भाई और ढंगरा में आगे पीछे देखा, यार साउंड बाहर तो नहीं निकला रूम से, मैं तुरंत वॉल्यूम नीचे किया। 10 मिनट में 10,000 गाली जब मैं सुना तो वो सीरीज बंद कर दिया। और मनोज बाजपेयी को मन ही मन बहुत कोशा कि क्या मनोज भाई आला दर्जे के कलाकार हो,
इतनी बेहूदी और बदतमीजी वाली गंदी गंदी गालियाँ देते हो। मेरी पत्नी बोला अभी यही देख रहे हैं, अभी वो वाले पर चलिए, उस पर देखिए। आप दंग रह जाएंगे कि मैं अब नाम नहीं रखूँगा उस प्लेटफॉर्म का। एक प्लेटफॉर्म पर और मेरी वाइफ ने लगा दिया, भाई साहब वो रात के 2 बजे के बाद वाला सीरियल दिन में चल रहा है। मैं बोला यार ये सीडी है क्या? नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म है, चैनल पर आ रहा है, ये वेब सीरीज है ये। फिर कहा कि वो सनी देओल वाला साधु संत वाला देखे हैं? हाँ, लिए लगा देती हूँ मैं। तो वो सीरियल नंबर लगाई और वो देखा सनी देओल, तब मैं कहाँ कहूँ। अब बताइए, भारत में केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट प्रमाण बोर्ड की आवश्यकता है क्या? अगर भारत सरकार ने इसमें तब्दीली का विचार किया है तो मैं तो कहूँगा कि ये स्वागत योग्य है, और अफसोस जाहिर करूँगा कि बहुत देर से है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। 1952 से लेकर के अब तक दुनिया बदल गई, आज आपको क्यों याद आया भारत सरकार? आपको तो पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब यहीं पर विधवा विलाप फिर शुरू हुआ है। जो लोग मोदी विरोधी हैं, मोदी विरोधी पत्रकार हैं, मोदी विरोधी वकील हैं, मोदी विरोधी सरकारी अधिकारी हैं, कुछ लोग जज भी हैं जो रिटायर हो जाने के बाद मुंह फाड़ कर मोदी जी के विरुद्ध बोल रहे हैं, उन सब लोगों ने कहा है कि स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता का ना, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, हमारे पंडित जी देख रहे हैं हमको, आप भी उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़े होंगे तो गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक का एक ही सिलेबस चलता था। उसमें हम, मुझे याद नहीं कि 5वीं या 6वीं क्लास का अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक का ये कहानी है। उसका सार ये है कि एक आदमी छड़ी हिलाता हुआ जा रहा है, तो एक दूसरा राहगीर कह रहा है कि महोदय आप छड़ी मत हिलाइए, मेरे नाक को चोट लगने टूट जाएगा। तो सज्जन बोलते कि आपको पता नहीं है, मेरे को स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं अपनी छड़ी हिलाने का स्वतंत्रता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो दूसरा राहगीर ने बोला कि बेशक आपको स्वतंत्रता है अपनी छड़ी हिलाने का, लेकिन आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि मेरा नाक तोड़ दे। मैं समझ रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ मूव और किसी भी तरह की स्वतंत्रता का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता जो मैं अपने 6-7 के किसी कक्षा में पढ़ा हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ा करता था, हालांकि मैं कुछ दिन कलकत्ता में ही पढ़ा हूँ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सिलेबस थी वो मेरे ख्याल से 5वीं क्लास में ही अंग्रेजी आई थी। ABCD हम लोग 4वीं 5वीं में ही शायद पढ़े थे, तो ये 6वीं 7वीं का विषय होगा वो मुझे ध्यान नहीं है, बट विषय मुझे बिल्कुल ध्यान है कि यही विषय था। तो सिनेमा वाले लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो हमको आज़ादी मिली है संविधान में, उसमें रोक है। अब एक कमकल बेवकूफ़ इंसानों, स्वतंत्रता तुमको मिली है स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए, मेरे को गाली देने के लिए नहीं, मेरे भावना के साथ खेलने के लिए नहीं, मेरे माँ बहनों का गलत चरित्र चित्रण करने के लिए नहीं। रुपये पर्दे पर मेरी माँ का चरित्र का हनन करो और बदले में मोटी रकम कमाओ बेहुदे। तुम लोगों का तो माँ बहन कोई होता नहीं, तुम्हारा ना तो माँ है ना बहन है। बाप कौन किसका है ये तो कईयों को पता नहीं है, और कईयों का तो ऑफिशियली बाप का पता है। माँ कोई और है, उसका बाप कोई और है, मैं नाम रख रहा हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल है नाम से। अनुपम खेर, किरण खेर, किरण खेर का जो सिकंदर है वो अनुपम खेर का बेटा नहीं है, लेकिन अनुपम खेर बाकायदा उसको बेटा बनाया हुआ है। जगदीश खट्टर और शाहिद कपूर, शाहिद कपूर कि अभी जो उनके पति हैं उनका वो बेटा नहीं है। तो आप लोगों को तो अपने बाप का पता नहीं होता, हमें तो अपने बाप का पता है मेरे भाई। तो हमारे भावना के साथ तुमको खेलने का अधिकार किसने दिया? तुमको तुम्हारे माँ का पता नहीं है कि कौन कौन बाप है, कितने बाप है, असल में कौन बाप है, DNA की जरूरत पड़ेगी, हमको तो मालूम है। हमारे भावना के साथ खेलने का अधिकार तुमको किसने दिया? मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अगर उसने सोचा है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट में नियंत्रण किया जा सकता है तो अब क्या प्रपोज्ड बिल है उस पर 2 मिनट बात कर दूं कानून के विद्यार्थी की बात। असल में क्या था कि भारत सिनेमेटोग्राफी एक्ट में धारा थी जिसके अंतर्गत वो एक्ट, और उसमें जाऊंगा तो पचड़े में बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप हल्के फुल्के में सुनिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई लॉ का वकालत का क्लास नहीं चल रहा है कि आपको सेक्शन और सब सेक्शन के अंतर्गत समझाया जाए। लेकिन 5B में ये स्वतंत्रता थी कि आप कोर्ट में जा सकते थे, उस पर रोक नहीं लगा सकते थे।
अब भारत सरकार ने ये कहा है कि मैं कोर्ट के माध्यम से फिल्म प्रमाण बोर्ड पर कोर्ट में जाने की जरूरत है, मैं स्वयं, मेरे पर अधिकार होना चाहिए कि मैं फिल्म प्रमाण बोर्ड को ये कहूँ कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, फलाना वाला सीन समाज विरोधी है, समाजद्रोही है, नुकसानदायक है, गलत है, समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी एक्ट पर फिल्म निर्माताओं को ऐतराज है कि ऐसा सरकार क्यों चाहती है, क्यों करना चाहती है, उसको नहीं करना चाहिए। मैं सिनेमा बनाने वालों से बड़ा शालीनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि देखो, आप लोगों का रहन सहन, वातावरण, सोच विचार और हमारा में कोई तुलना ही नहीं। मतलब आप जमीन आसमान है, देश विदेश जैसे आप लोग लगते हो, क्योंकि आप लोगों का तो खुला एक लड़की किसी और के साथ 6 महीना रही, फिर 8 महीने उसके साथ रही, फिर 3 महीने उसके साथ रही, ऑफिशियल उसके साथ शादी की, उसके बाद 2 बच्चे पैदा किए, फिर उसको तलाक दे करके तीसरे के यहाँ चलेगी, तीसरे से 1 बच्चा पैदा की, फिर चौथे के यहाँ चलेगी, अगले वाले की बच्चा 5वें के यहाँ छोड़ दी, फिर 6वें के साथ ऑफिशियली शादी करके रह रही है। ये सब हम लोग सिनेमा में भी देखते हैं, तो अजगल में देख लेते, कोई परिवार का आदमी नहीं ना देख रहा है, और तुम तो बाकायदा उसके चित्रण करते हो आदरणीय प्रेमनाथ जी को सादर प्रणाम। तो ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर तो शादी के पहले हम 6 महीना, 2-3 महीना, साल भर तक पता लगाते हैं कि भाई लड़के का कहीं कोई अवैध संबंध तो नहीं है ना। पता चलता है नहीं, लड़काई में स्कूल में एक लड़की के पीछे घुमा करता था, हम कभी इससे शादी नहीं करेंगे। और तुम्हारे यहाँ तो ऑफिशियली आए कि उनके साथ ब्याह है, 1.5 साल पहले तलाक हुआ है कोर्ट में। कई जगह तो अभी तलाक चल रहा है, बोलो जी जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरा करेंगे हम लोग शादी जैसा रहते हैं, बाद में जब हो जाएगा तो घोषित कर देंगे कि हमने शादी कर लिया। और ये कोई छोटे मोटे साधारण भिखमंगे लोगों की बात नहीं है। आज के तारीख में देश की सबसे बड़ी उद्योगी घराने की बहू बनी है वो लड़की जो राजेश खन्ना के साथ रखेल के रूप में रहा करती थी। क्लियर बात है, कोई चाहे तो मेरे पर केस करे। वो ऑफिशियली उनके घरे में रहा करती थी। आजकल लिविंग रिलेशन का प्रचलन है, कानूनी संरक्षण है। जिस वक्त राजेश खन्ना ने रखा था कईयों को, उस वक्त कानूनी संरक्षण नहीं था और लिविंग रिलेशन का प्रचलन आमतौर पर नहीं था। तो उनको कोई ना तो लड़की की कमी थी, ना ही उससे कोई सुंदरता न मिला था, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई चीज ही नहीं है। तो आप अपने तरह से सबको ना सोचो, हमारा अपना कल्चर है। अब एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दूं। एक सज्जन मिले, मैं बोला यार मुंह से बास आ रहे हैं। बोला वो यार कल का पिया था, खुशबू अभी तो गई नहीं। मैं बोला खुशबू नहीं, इसको बदबू बोलते हैं, उधर मुंह कर उल्टी हो जाएगी। सोच मंत्र देखिए, जो पियक्कड़ है वो उसको खुशबू बोल रहा है और हम नहीं पीते हैं तो हमको बदबू आ रहा है। सोच में यही अंतर है। तो आप अपना सोच हम पर ना थोपें। भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि सिर्फ फिल्म प्रमाण बोर्ड पर ही सेंसर की आवश्यकता नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर की जरूरत है। क्योंकि जितना फोड़पन, बेहूदपन और अश्लीलता परोसी जा रही है OTT प्लेटफॉर्म पर, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और अभी तो आप ट्विटर को लताड़ रहे हैं, ट्विटर के साथ संघर्ष कर रहे हैं। एक बार एक नज़र यूट्यूब पर भी डालिए। हालांकि मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और यूट्यूब पर जाएगा, लेकिन मेरा ये वीडियो समाज सुधार का वीडियो है, सामाजिक मुद्दे का वीडियो है, बहस की वीडियो नहीं है। लेकिन उसी यूट्यूब पर इतनी गंदी, अयात और अश्लील वीडियो पड़ा हुआ है कि कोई भी बच्चा उसको आसानी से देख करके दिग्भ्रमित हो सकता है। मेरा उम्र 50 वर्ष के ऊपर है। मैं किसी कंटेंट से ना तो दिग्भ्रमित हो सकता हूँ, ना ही भ्रमित हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ देखूंगा उसको एंजॉय करूंगा या उसको देख करके दुखी होऊंगा तो वो मैं अपने पूरे होशो हवास में करूंगा, क्योंकि मेरा उम्र 50 से ऊपर है। अब कोई परिस्थिति हमको बहका नहीं सकती, बरगला नहीं सकती। लेकिन अगर मेरा लड़का 15 साल का है, 25 साल का है और 15 से 25 के बीच का अगर कोई बच्चा है, वो परिस्थितियों से बहक सकता है, बरगल लग सकता है, नुकसान में जा सकता है। हम YouTube पर कोई गलत चीज़ देखते हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हम चूंकि हम अनुभवी आदमी है, मैं 52 वर्ष का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब जो सिनेमा नहीं देखा है वो जानता है कि गोली मारा छाती से निकलता हुआ पार कर दिया, लेकिन जो उसकी तकनीकी को जानता है वो जानता है कि गोली मारने का अलग शाट है, उसके यहाँ फट करके खून निकलने का अलग शाट है। असल में वो रंग है, खून नहीं निकलता। लेकिन इतनी डीप एक मैच्योर्ड आदमी समझ सकता है, बच्चा नहीं समझ सकता। तो ये बात समझाना पड़ेगा। इसीलिए कंटेंट जो है वो उस पर इस चीज़ को देनी पड़ेगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि वीडियो बड़ा लंबा ना हो, हिंदू मान्यताओं और भारतीय मान्यताओं को तुरंत से तुरंत रोकना पड़ेगा इसकी नुकसान करते हुए। क्योंकि देखिए, हबस उर्दू शब्द है,
लेकिन आप फिल्म में हवस का पुजारी सुने होंगे, ये आदमी हवस का पुजारी है। जब हवस उर्दू लगा रहे हो तो हवस का मौलाना क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारे बाप की जागीर है हिंदू धर्म, बड़ा सिंपल, बहुत प्रचलन बात है, हर जगह हवस का पुजारी है। पुजारी हिंदू को कहते हैं जो मंदिर में पूजा कराते हैं, मजार पर और मस्जिद में कराने वाले को मौलवी बोलते हैं, मुल्ला बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं। तो जब तुम हवस कहते हो उर्दू में, तो फिर उर्दू का अगला एक्सटेंशन बोलो ना कि हवस का मौलाना है। लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में फिक्स से छप गया है हवस का पुजारी। अब किसी से कहोगे तो कहेंगे यार हवस का मौलाना नहीं पुजारी होता है, इसलिए कि हवसी शब्द लगेगा और हिंदू मान्यता की तरफ जाएगा। इस पर तो सीधा सीधा रोक लगना चाहिए, या तो हिंदी में संवाद लेख कि व्यभिचारी पुजारी, तो हवस का हिंदी शब्द होता है व्यभिचारी, तू कह चरित्रहीन पुजारी, बदचलन पुजारी। इसका लगा पूरी की पूरी हिंदी बोल या तो पूरी का पूरी उर्दू बोल। जो चीज तेरे को जहां कंफर्टेबल होता है वो उर्दू लगाएगा, और जहां पर वो जा करके तेरे को नुकसान होगा, तेरा सर कलम करने का खतरा है, तेरे को जूतियां पड़ने का खतरा है, वहां पर तो हिंदू लगा देगा। क्योंकि हिंदू लोग, मैं सीधा कहता हूँ या भड़काऊ हो सकता है, मेरे पर केस करे, तुम लोग समझते हो कि हिंदू नपुंसक है। नहीं, हम नपुंसक नहीं है। हम अपने नेताओं के प्रताड़ना और अपने नेताओं के बंटवारे से दुखी हैं, और हम अपने दुख में इतना दुखी हैं, इतना बंटवारे में दुखी हैं कि हम और कुछ सोच नहीं सकते। क्योंकि हमको रोटी दाल रोटी और अगला द्विवेदी जी पंडित है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इसी में परेशान हूँ कि द्विवेदी तो पंडित है, मेरा तो हो नहीं सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अलग हूँ। द्विवेदी जी कहना ये परमार है, क्षत्रिय है, हम तो इसी में शुरू से ही बांटा गया है। हम ये सोच ही नहीं सकते कि दोनों हिंदू है, एक ही है। हम लोगों का धर्म है, हमारा देवता एक, हमारा प्रणाम एक है, हमारा पूजा पद्धति एक है, हमारा रहन सहन एक, हमारा भाषा एक है। हम ये नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे नहीं द्विवेदी जी अलग है। तो द्विवेदी जी भी भोलेनाथ के पुजारी हैं, श्री राम के पुजारी हैं, हनुमान भक्त हैं, माता जी के पुजारी हैं, और हम भी वही करते हैं। ना तो द्विवेदी जी ऐसा अल्लाह वो करते हैं और नहीं ऐसे ऐसे करते हैं। तो जब हमारा पूजा पद्धति ये थे तो काहे का जात, किस बात का क्षेत्र, किस बात का विवाद। लेकिन नहीं, हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में डाल रखा है, इसलिए कि हम आपस में बटे रहें ताकि उनका मुकाबला न कर सकें। इन सब चीज़ों को भी भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। और हम आपसे चाहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन बात का समर्थन करिए, मांग करिए, ताकि सरकार को बल मिले। सरकार ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त क्यों किया? क्योंकि उसको जनभावना का भान हुआ कि भाई जनभावना मेरे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है इस विषय पर नहीं बोलेगा। तो आज देखो निर्बाध रूप से राम मंदिर बन रहा है। अब उसमें परेशान लोग कुछ कुछ अड़ंगा डाल रहे हैं, तो बिना विघ्न डाले विघ्नहर्ता का मंदिर वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। बिना काल का बलि हुए कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। जो चार लोगों की विघ्न का काम होगा विघ्नहर्ता कर लेंगे। जाके नाम जपो गोसाई ताना सटे, वो है ना कि भाई जिसके नाम जपने से संकट खत्म हो जाता हो, उन पर कोई संकट कैसे आएगा? वो बेभरमी लोग हैं। हम सब लोगों को मांग करनी पड़ेगी, तो सरकारों को लगेगा कि हाँ भाई जनमानस हमारे साथ है, वो सिनेमा में फुहड़पन, बेहूदपन और हिंदू धर्म के विरोध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस पर सरकार बड़ी सख्ती से और बोल्ड निर्णय ले सकती है। अगर उनको लगेगा कि यार कोई हिंदू बोल ही नहीं रहा है हिंदू देवी देवताओं का गलत चित्रण से, तो हम क्या करें? हमको तो साला मुसलमान वोट भी लेना है, हिंदू वोट भी लेना है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सरकार किसी की नहीं होती, ना वो द्विवेदी जी की होती है, ना राकेश परमार की होती है। सरकार वोट बैंक की होती है और वोट की होती है। उसकी वोट क्षमता प्रभावित होगी, वो काम नहीं करेगी। इसलिए आपको उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप हिंदू मान्यताओं के विरुद्ध वाली फिल्मों को रिलीज होने देंगे, हिंदू मान्यताओं को गाली देने और धत्ता बनाने वाले प्लेटफॉर्म को अगर आप अलाउ करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं है। विश्वास करिए, सरकार 2 मिनट लगेगी इस निर्णय को लेने में। सरकार ST के साथ क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि उसको पता है कि वो सब बल्क में वोट करते हैं। और वो पंडित जी और बाबू साहब लोग क्यों जूते के नोक पर सरकार रखते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि पंडित जी और क्षत्रिय लोग आपस में लड़ रहे हैं कि तू बड़ा कि तू बड़ा। उसी में वो इनका वोट बैंक एक नहीं है। और ये बेपेंदी के लोग होते हैं, जिधर मर्जी उधर ही बह जाएंगे। एक आदमी मायावती के साथ चला जाएगा, पंडित तो कहेगा कि मैं पूरे पंडित का ठेका ले लिया हूँ, मतलब सबको अपना गुलाम बना के घोषित कर दिया मायावती का, मोटी कुर्सी और मोटा दाम ले लिया। सारे पंडित जी लोग उसके साथ पीछे रह जाएंगे। नारा लगाएगा, हाथी सूंड हिलाएगी, पंडित संग बजाएगा।
उसी तरह से एक छत्री को भाजपा टिकट दे देगी, मंत्री बना देगी, कैबिनेट में दूसरा दर्जा दे देगी, हम पगला जाएंगे। हमारा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह हमारे भावनाओं का रक्षा बेशक न करता और रक्षा मंत्री हम उतने में लोटा की तरह से लुढ़कते हुए उसके साथ चले जाएंगे। ये आपको बोलना पड़ेगा कि ना तो हमको राजनाथ से मतलब है और ना ही मिश्रा चौबे दुबे द्विवेदी से मतलब है। हमको मतलब हमारे भावनाओं से है, हमारे हितों से है, हमारे आत्मसम्मान से है। और जो भी इसको कुचलना प्रयास करेगा वो बहिष्कृत होगा, बहिष्कार किया जाएगा। ये जिस दिन आप सरकार को समझा देंगे, सरकार आपके भावनाओं का कदर करने लगेगी। और विश्वास करिए, उस दिन से सिनेमा में हवस का पुजारी नहीं कहा जाएगा, हवस का मौलाना कहा जाएगा। या अगर पुजारी शब्द इस्तेमाल होगा तो बेविचारी पुजारी या बदचलन पुजारी कहा जाएगा, हवस का पुजारी नहीं कहा जाएगा। और भी कई संवाद हैं, एक एक संवादों का इंडोर्स करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके भावनाओं का कद्र हो, किसी फिल्म में पंडित जी बलात्कारी के रूप में ना दिखें, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर सन्यासी किसी महिला को ले जाकर अंदर बलात्कार करता हुआ सीन ना दिखाया जाए, कोई पंडित गंदी और ओछी हरकतें हुए ना दिखाया जाए, इस सब चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो कृपया हमारा समर्थन करिए, अपने से भी बात उठाइए ताकि सरकार तक जाए कि सारे हिंदू इस बात पर एक है, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई सा भी हो। वो सब जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं या जो नहीं भी मानते धर्म से हिंदू हैं, वो सबकी भावनाओं को आहत करने वाला होता है। आहत करने वाले कम से कम माँ बहन की गाली तो किसी भी जाति धर्म वाले को बुरी लगेगी, तो फिर OTT प्लेटफॉर्म कब तक विरोध क्यों नहीं, मैं क्यों विरोध पर बैठेगा। इसलिए कि मुझे ये समझ है कि मैं अपने बच्चों के साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए नहीं दे सकता। आप क्यों नहीं देख रहे हैं, मैं बड़ा असमंजस में हूँ। मुझे लग रहा है कि आप भी देख रहे होंगे, लेकिन सोच रहे होंगे कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से सरकार तक बात जाए और सरकार स्वतंत्र होकर आपका निर्णय ले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। कोरोना की छोड़ी अब एक डेल्टा का नया प्रकोप आया हुआ है, इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें। और अगर बहुत ज़ोर से जरूरत ना हो तो कृपया अपने घरों में रहें, बीवी बच्चों को समय दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो उसे लगेगा कि परिवार में आपकी आवश्यकता कितना है और आपको परिवार की आवश्यकता कितना है। क्यों? क्योंकि संसार के लिए आप एक संख्या हैं और परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। आपका नुकसान उसका संसार उजड़ना होगा और संसार के लिए एक मरा ये समाचार होगा। अब आप सोचिए कि एक मरा समाचार बनना चाहते हैं या किसी का पूरा संसार उजड़ने देना नहीं चाहते हैं, तो आप बचाव करेंगे, बचाव का उपाय करेंगे। महादेव की कृपा को बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय माता दी।